नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और आप जानते हैं जी न्यूज पर यह वक्त होता है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आज बहस का मुद्दा है क्या गुजरात चुनाव में भी हिंदू मुसलमान होगा। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के सूरत में अपनी चुनावी जनसभा में लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो भड़काऊ भाईजान है। इस सवाल के जरिए ओवैसी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति को हवा देने की कोशिश की। ओवैसी के विरोधी उन्हें भड़काऊ भाईजान बताते रहे हैं। हालांकि ओवैसी को अपनी ही जनसभा में विरोध का भी सामना करना पड़ा। मोदी मोदी के नारे लगे और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। Do we have the audio, please? हो जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एजाज हो रहा है, जोरदार तालियां। और फारूक भाई पहलवान साहब तुरंत आए, इसके बाद जोरदार तालियां हो जाए। पर सूरत के वोटरों ने साफ कर दिया कि उन्हें ओवैसी भाईजान नापसंद हैं। तो आपने यहाँ पर सुना कैसे जनसभा तो असदुद्दीन ओवैसी की थी, पर नारे किसके लग रहे थे? नारे लग रहे थे मोदी मोदी के। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर नफरत की राजनीति के आरोप लगा दिए। मुस्लिमों के बीच जनसभा में जब मोदी मोदी के नारे लगे तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का डर दिखाकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के वोट पर भी निशाना साधने की कोशिश शुरू कर दी। असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी को छोटा रिचार्ज बता रहे हैं। वो वोटर्स को डर भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनका वोट लूटने आई है। और 27 साल से गुजरात के मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर दूसरी पार्टियों ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने वोट लूटा है। ओवैसी के सियासी प्रहार पर बीजेपी ने भी प्रहार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर हैं और बांटने का काम कर रहे हैं। और इन सब के बीच खास बात यह भी कि विकास के मुद्दे हवा हैं और वोटर्स को सिर्फ धर्म के नाम पर चूरन चटनी और घुट्टी पिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसीलिए कसम संविधान की में हम ये बड़ी बहस लेकर आए हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खुद को भाईजान बताकर ओवैसी की हिंदू मुसलमान वाली ये राजनीति है। बहस जरूरी है क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे पर, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण के मुद्दे पर डराने की कोशिश की जा रही है। यह बहस जरूरी है क्योंकि विपक्षी दल एक दूसरे पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि ध्रुवीकरण की राजनीति में कहीं जनता के असली मुद्दे तो पीछे नहीं जा रहे हैं। ये वो तमाम बिंदु हैं जिस लिहाज से इस बहस को करना बहुत ज्यादा जरूरी। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। आप केवल जहर उगलना बंद कर दीजिए, जिन्ना के रास्ते पर चलना बंद कर दीजिए। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? भारत पूरी दुनिया में अमन चैन का भी रास्ता दिखाने वाला बन गया है। 27 साल से भाजपा जीत रही है और आपको डरा डरा कर आपका वोट ले रहे हैं। जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? इतना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर मैं राह हक से हटने वाला नहीं हूं। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की बयानबाजी हो रही है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल पटेल हैं,
हमारे साथ वारिस पठान है AIMIM का पक्ष रखने के लिए, और डॉक्टर रिजवान अहमद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी, भड़काऊ भाईजान, उनके ओपोनेंट्स, उनके विरोधी उन्हें बुलाते हैं। क्या हुआ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में, पहले वो सुन लीजिए जल्दी से। अच्छा, आप जानेंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहां से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना, वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता है। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो उनको तकलीफ हो जाती है। भाजपा ने कहा कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब। तो अभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी जनसभा में पूछ रहे हैं क्या मैं भड़काऊ भाईजान हूं। वारिस पठान, सवाल वही उठेगा। असदुद्दीन ओवैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का डर दिखाते हैं। वो कहते हैं तो हमारी तहजीब पर अटैक हो जाएगा, बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। देखिए आदित्य जी, गुजरात में चुनाव है और जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उसी तरह पहली मर्तबा हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लास्ट जो कॉरपोरेशन का चुनाव आया था उसमें हम 30 दिनों के अंदर हमको 26 कॉरपोरेटर कामयाब होकर हमारे कॉरपोरेशन में गए थे। गुजरात की आवाम ने हमको बहुत मोहब्बत से नवाजा, बहुत प्यार से नवाजा। और अभी भी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सभा में जितनी भीड़ नहीं है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनकी सभाओं में जो भीड़ नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा भीड़ हमारी सभाओं में है। हम लोग खुद जा रहे हैं, बिल्कुल हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुद्दा ले लेकर हम बता रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हमने लोगों को ये बताया कि इतने वर्षों से आपने कांग्रेस को वोट दिया, 30 साल कांग्रेस सत्ता में थी, उसके बाद 27 साल आपने भाजपा को सत्ता में रखा। क्यों भाजपा सत्ता में? कांग्रेस में हराने की ताकत नहीं है बीजेपी को, इसलिए वो सत्ता में बैठी है। हमने कहा हमको वोट दीजिए, हमें ताकत है हराने की भाजपा को, और हमने एग्जाम्पल सेट कर चुका है काफी जगहों के ऊपर कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। क्योंकि भाजपा के पास तो अभी राम मंदिर का मुद्दा चला गया, तो उनके पास दूसरे मुद्दे आ गए। यूसीसी क्यों लाना चाहते भाई? यूसीसी चुनाव के पहले ही यूसीसी का कार्ड क्यों चली? आदित्य जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। वापस लौटूंगी वारिस पठान, इनिशियल कमेंट के लिए 1 मिनट था, मैं वापस लौटूंगी। जल्दी से एक कमेंट, डॉक्टर अनिल पटेल ये कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस तो चैलेंज कर नहीं सकती थी, अब ये लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वोटर को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और आप यूसीसी का मुद्दा लेके पहुंच गए। अदिति जी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल राजनीति करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के वोटर विकास की राजनीति को समर्थन करते हैं, पिछले 27 साल से करते आ रहे हैं। और ओवैसी जैसे भड़काऊ भाईजान की राजनीति गुजरात में नहीं चलती है। वारिस जी को मालूम नहीं है गुजरात के कोई भी नेता की जनसभा या रिलीज भी हो तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं है। गुजरात में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास से राजनीति चलती है। गुजरात के जो शांति, सलामती और समृद्धि के साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो यहां पर भड़काने की राजनीति, लटकाने की राजनीति और अटकाने की राजनीति गुजरात में ओवैसी की चलने वाले नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से ओवैसी जी जब आते हैं तभी ओवैसी जी की सभा में जो कम्युनिटी के वो एड्रेस कर रहे हैं, उसी सभा में मोदी 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 का नारा चल रहा है। मतलब गुजरात के हर एक लोग, आप कह रहे हैं कि गुजरात में भड़काने की राजनीति नहीं चलती है। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद भी हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, यहाँ पर क्या ये राजनीति की हकीकत बन गया है कि डराना है, भड़काना है, पोलराइज करना है और जनता के मुद्दों को साइडलाइन करके ध्रुवीकरण करना है? क्या ये ट्रेंड बनता जा रहा है? नहीं, देखिए एक कहावत है ना कि वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि घर में बच्चे भरे मरे भूखे और अब्बू दिखाए दुनिया को बिरयानी का सपने।
गुजरात में 9% मुसलमान हैं, जिसमें से 5.5% सरकारी जॉब में रिप्रेजेंटेशन है 9% मुसलमान का। तेलंगाना में 13% मुसलमान हैं और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन है 4% का। एक वीडियो मेरे पास है, आपको भेज दूंगा, जिसमें ओवैसी तेलंगाना में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिल रही है। तो इसको ये कह के ओवैसी साहब को कि ये भड़का रहे हैं, आप इन्हें बहुत ज्यादा आंक रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 19 MP की सीट्स ऐसी हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, 19, यू कैन चेक इट। और 11 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 40% to 50% है। और भाई साहब के देश में सांसद कितने हैं? 1 या 2 हैं शायद, 2 हैं। अब आपने आपका बीप बज गया तो मैं चुप हो गया ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लीजिए। वारिस पठान ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को गुजरात में सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन है, तो एक्चुअली असदुद्दीन ओवैसी को तो ज्यादा करके आका जा रहा है। देखिए आदित्य जी, हम लोग तो गुजरात के अंदर कल भी अगर आप स्टेज पे देखोगे तो हमारे साथ तो हमारे दलित भाई थे, आदिवासी भाई थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबके भाई हमारे साथ मौजूद थे। देखिए आप खुद दिखा रहे हो उसको। तो हम तो मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए जो इतने सालों से बेइंसाफी हुई है, उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा ना इतने सालों से दलितों का और मुसलमानों का किस तरह से शोषण किया गया, वोट लिया सेक्युलरिज्म के नाम पे सबने। मगर आज भी मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। किसकी वजह से हुआ? हम तो सत्ता में नहीं थे ना। सत्ता में जो लोग थे, जिन्होंने नाम लिया, जो आज मुसलमान को अपने बाजू में स्टेज पे बिठाने को तैयार नहीं है, मिस्टेक उनका है। आज अगर आम आदमी वाली पार्टी को आप पूछ लो, सवाल कर लो कि भाई आपका बिल्किस बानो पे क्या राय है, जो देश की, भूल जाइए 2 मिनट के लिए कि मुसलमान थी, सोचिए वो एक देश की नारी थी। आप भी महिला है आदिति जी, वो भी एक महिला थी, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? तो आम आदमी पार्टी बोलेगी नहीं, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अरे आप उसके बारे में बात नहीं करोगे और आप जाके सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट मांगने जाओगे तो क्या आपको वोट मिलेगा? क्या गुजरात की जनता जनार्दन है, समझदार है। अब दूसरी ओर पे भाजपा को अब देख लीजिए, इलेक्शन के पहला ही इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी नजर आता है, उसके पहले कुछ नहीं आता। हर चुनाव के पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं आदित्य जी, बताइए, हिमाचल प्रदेश में वारिस पठान को 1 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड लेना है, सेब का बगान, चलिए मुझे लेना है वहां पे, मैं नहीं खरीद सकता हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सेक्शन 118 ऑफ द टेनेंसी एक्ट है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि बाहर वाला कोई आके हिमाचल में खरीदे। तो क्या ये यूसीसी के अंदर से इसको हटा देंगे ये लोग? गुजरात में अगर आपको धर्म पर, ठीक है, आपका सवाल है, जवाब लीजिए। डॉक्टर अनिल पटेल 2 बातें ये कह रहे हैं। मिजोरम के अंदर इनके लिए तो गाय जो है, डॉक्टर अनिल पटेल ये 2 बातें कह रहे हैं। आप ही का सवाल पूछिए वारिस पठान, प्लीज। क्या करेंगे? नहीं, प्लीज सुन लीजिए। डॉक्टर अनिल पटेल 2 पॉइंट इन्होंने उठाए हैं। ये कह रहे हैं, एक तो इनका पॉइंट है गुजरात इलेक्शन से पहले आपको यूसीसी क्यों याद आया? जी अदिति, गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। जब से जनसंघ की स्थापना हुई है, हमारी मैनिफेस्टो में 370, 35 से ट्रिपल तलाक, यूसीसी, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल मुद्दा रहा है। तो हम एक के बाद उस पर काम कर रहे हैं। तो गुजरात में जैसे यूसीसी आया चुनाव के पहले, वो चुनाव के कारण नहीं आया है। केंद्र में भी इसके लिए कमिटी बनी हुई है, रिटायर्ड जज के लीडरशिप में बनी हुई है, और देश के कई राज्यों में यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए जो कमिटी बनाई है उस पर संशोधन होगा, उस पर आगे काम किया जाएगा। जो ओवैसी की जो राजनीति है, वो राजनीति सिलेक्टिव राजनीति है, वो सूडो सेक्युलरिज्म की राजनीति है। यहां पर गुजरात में आप देखें तो ठीक है, आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, जवाब लीजिए आप। सेलेक्टिव राजनीति करते हैं वारिस पठान, ये कह रहे हैं। बीजेपी का आरोप है स्यूडो सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। जवाब आपका। देखिए, बीजेपी की भौखलाहट है। रिजवान अहमद, मैं दूंगी आपको फ्लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, संविधान की कौन सी, मुझे सवाल किया है, किसको सवाल किया है आपने? आप ही को किया है, आप दीजिए ना जवाब। मैं बात करूं? अच्छा, तो मैं वही बता रहा हूं। ये देखिए, भाजपा का डुप्लीकेसी और इनका ये देख लीजिए चरित्र किस तरह का दर्शाता। अभी इन्होंने यूसीसी के, आपने सवाल किया कि क्यों चुनाव के पहले लाते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि हम पूरे देश में लेकर आ रहे हैं। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए मुझे संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर यूसीसी का उल्लंघन है?
बताइए चलिए कौन सा सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल है, इनको नहीं पता होगा। अब मैं इनको बताता हूं, संविधान के अंदर आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, और इसी संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उसमें एक आर्टिकल है 29, पढ़ लेना अनिल साहब, उसमें लिखा हुआ है कि कल्चर को आप नहीं खत्म कर सकते, और हमारा देश प्लूरलिज्म सेकुलरिज्म की बात करता है, आप कल्चर हटा नहीं सकते। तो किस तरह से आप यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन यहां पर करेंगे? हिंदू मैरिजेस एक्ट के बारे में आप क्या करेंगे? उसको खत्म कर देंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये सब जो जुमलाबाजी आप लोग ने लगाया है ना ये चुनाव के पहले, क्योंकि आपको खुद को पता है देश की जनता आपसे सवाल कर रही है, देश की जनता आपसे सवाल कर रही है। बताइए मोदी जी, जवाब लीजिए। देश की जनता आपसे सवाल कर रही है, बताइए मोदी जी, सुनिए जवाब लीजिए। गैस का भाव कब होगा? देश की जनता आपसे सवाल कर रही है, तो आपके ये डाइवर्जनरी जवाब मैं देता हूं। जवाब से ध्यान, एक सेकेंड, पहले डॉक्टर अनिल पटेल, ये लेके आते हैं सब चीजें। एक सेकेंड अदिति जी, मैं दे दूं। एक सेकेंड डॉक्टर रिजवान अहमद प्लीज, डॉक्टर अनिल पटेल पहले। अदिति जी, ये ओवैसी की पार्टी की एक दिक्कत रही है, ये सिलेक्टिव जो मैंने बात कर रहा था, वो संविधान जब उनको डिफेंस करना है तो संविधान की बात करते हैं, संविधान की पार्शियल बात करते हैं। यही संविधान ने बताया है कि हर एक को एक कॉमन और एक इक्वल राइट होना चाहिए। तो जब उन्हें कुछ फायदा मिलता है, पॉलिटिकल फायदा मिलता है, तो संविधान की बात करते हैं, बाद में जुडिशरी की बात करते हैं। जो ओवैसी की जो राजनीति है वो इमोशनल कार्ड खेलने की राजनीति है। मुझे एआईएम के प्रवक्ता बताए, गुजरात में जो गरीबों को आवास मिलता है, कई मुस्लिमों को नहीं मिलता है। गुजरात में 100% नल से जल दिया गया है, गरीबों को और मुस्लिम को नहीं मिलता है। गुजरात में जो बिजली मिलती है, हर गांव को बिजली सबसे पहले 2007 में दी गई, तो हर एक गांव में दी गई है। उसमें सिलेक्टिव नहीं है कि ये मुस्लिम इलाका है तो यहां पर नहीं मिलती है। गुजरात में पिछले 22 सालों से वारिस जी कभी भी कर्फ्यू नहीं लगा है। गुजरात में सब साथ रहकर अपना बिजनेस रोजी रोटी कमा रहे हैं और गुजरात आगे बढ़ रहा है। इसलिए तो मुस्लिम, दलित, आदिवासी सभी लोग मोदी जी और जवाब लीजिए। वारिस पठान ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे इन्होंने काम किया है। ये कह रहे हैं हमारी योजनाओं का लाभ तो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं दिया जा रहा। क्या कहा? सबका साथ। मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, मगर सिर्फ एक जुमला है। अभी इनके प्रवक्ता ने क्या कहा भाजपा के कि हम इक्वालिटी को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। तो मैं इनसे एक सवाल करूंगा, गुजरात के अंदर एक कानून है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, पता है ना वो कानून क्या है? आदित्य जी, उस कानून के तहत अगर वारिस पठान को किसी मेजोरिटी एरिया में अगर घर लेना है ना तो मैं नहीं खरीद सकता। उनको अगर खरीदना हमारे यहां तो ये खरीद सकते हैं। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो गया। चलिए पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट को खत्म कर देंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए फिर आगे बात रखता हूं मेरी। वारिस जी, डिस्टर्ब एरिया एक्ट का मालूम है ना? वो भी नहीं मालूम है मुझे, मालूम है। वारिस जी, आप गुजरात के लोगों को भ्रमित मत करो। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट किस लिए है आपको मालूम है? ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों आपको मालूम है? डिस्टर्ब एरिया एक्ट डीएससी क्यों लगा आपको मालूम है? आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगाना पड़ा? आप मुझे बताइए। ये गुजरात में कब से चालू हुआ आप मुझे बताइए। ठीक है, बताता हूं, सुनिए। तो यूसीसी लगाने से डिस्टर्ब एरिया एक्ट खत्म करना पड़ेगा ना आपको, तो लाएंगे यूसीसी। नहीं, पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला तो सबके लिए एक था। वारिस पठान जाके खरीद सकता है वहां, और मेरा अनिल भैया के खरीद सकता है इस एरिया में। अरे क्या बात करते हैं, आपको मालूम ही नहीं है यूसीसी का क्या मतलब है? यूसीसी का मतलब पढ़िए। एक सेकंड, बात पूरी होने दीजिए उनकी। डॉक्टर अनिल पटेल की बात पूरी होने दीजिए, ऐसे मैं डिबेट नहीं करूंगी। बातें मत करिए। सुन लीजिए वारिस पठान, आपने सवाल पूछा, जवाब पूरा होने दीजिए उनका, जवाब पूरा होने दीजिए। डॉक्टर अनिल पटेल, उसके बाद रिजवान अहमद, जल्दी जल्दी। वारिस जी, आप लोगों को भड़काओ मत। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट कब से आया वो आपको मालूम नहीं है, क्यों लाया गया वो आपको मालूम नहीं है। कुछ इलाकों में जो एंटी सोशल लोग थे, वहां पर जो माइनॉरिटीज, जो दलित हो, ट्राइबल हो, अपर क्लास के हिंदूज हो, उनको डरा धमका के वहां से भगा रहे थे। इसके कारण कोई एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा हो तो वो इसी तरह भड़काने के बाद, डराने के बाद उसको नहीं भगाए। लेकिन डिस्टर्ब एरिया एक्ट होने के बाद अदिति जी, अगर कलेक्टर परमिशन दे देता है तो वो वहां पर कोई भी मिलकत
रेसिडेंशियल कॉमर्शियल कुछ भी खरीद सकता है। ठीक ये है वारिस रिजवान जी अहमद, लोगों को ठीक है सर, रिजवान अहमद। बहुत सारी बातें हो गई इतनी देर में, एक तरफ से बताता हूं। वारिस भाई ने कहा कल्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। यूसीसी का भाई कल्चर से क्या लेना देना? क्या यूसीसी आके ये बताएगा कि मुसलमान दुल्हन अब साड़ी पहनेगी, शरारा और गरारा नहीं पहनेगी? या यूसीसी आके ये बताएगा कि चर्च का फादर अब भगवा गौन पहनेगा, सफेद नहीं पहनेगा? भाई कैसी बातें करते हो नेशनल टीवी पर बैठकर। यूसीसी का कल्चर से क्या लेना देना? पहली चीज। भीड़, भाई ने कहा भीड़ बहुत हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी अदिति भीड़ बहुत हो रही थी, 0.25% वोट मिला, शायद 100 में से 98 सीटों पे जमानत जब्त हुई। आगे बढ़ता हूं, आप देश के मुसलमान को ना सुधारिए। तेलंगाना में 13% मुसलमान हैं, वहां के मुख्यमंत्री से आप बहुत इलू इलू करते हैं, झप्पी पाते हैं। वहां 13% जहां हैं, वहां गुजरात की बराबर पहले 6% मुसलमानों को सरकारी नौकरी में रोजगार दिलवाइए, उसके आगे बात करिए। ओवैसी साहब बार बार बोलते हैं छोटा रिचार्ज। केजरीवाल के भारत के लोकतंत्र में 150 विधायक हैं, पंजाब और दिल्ली मिला के 150, और शायद 6 सांसद हैं, 6। तो भाई अगर केजरीवाल 50 रुपए का छोटा रिचार्ज है, तुम तो भैया फिर 1.5 रुपए के रिचार्ज हुए उसके सामने, तो उसको छोटा रिचार्ज कहना बंद करो। और सबसे बड़ी बात, तेलंगाना के 2023 में चुनाव आ रहे हैं। अगर ओवैसी अपने ईमान के हैं तो ऐलान करें कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री इंशाल्लाह हिजाबन होगी। और अगर मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं और हिम्मत है, तो भैया कश्मीर से अच्छा जगह कौन सी है चुनाव लड़ने के लिए? जाओ कश्मीर, वहां के मुसलमानों का भला करो। आपने 4 बातें उठाई, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिएगा। वारिस पठान जल्दी से आपका जवाब, 4 बातें। देखिए रिजवान भाई की मैंने बात सुना, मैं अब जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की बात की, तेलंगाना की बात की, तो मैं कहूंगा ये देश संविधान से चलता है। डेमोक्रेसी ने जितना अधिकार भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी को दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार हमको भी है। अब हमको आप बी टीम बोल दो, सी टीम बोल दो, डी टीम बोल दो, हम चुनाव लड़ेंगे। और आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक बीज बो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे लोग जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस मर्तबा भी गुजरात की आवाम ने हमको मोहब्बत से नवाजा है। पिछले 1.5 साल पहले चुनाव हुआ था आदिति जी, हमने 30 कैंडिडेट को खड़ा किया, उसमें से हमारे 26 जीत के आ गए, 6 तो नॉन मुस्लिम हमारे भाई बहन जीत के आए। तो गुजरात का दलित, ST, SC, आदिवासी भाई सब हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हम हक इंसाफ की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। अभी मैंने डिस्टर्ब एरिया के बारे में सवाल किया तो किस तरह का जवाब आया, देखा नहीं आपने किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब दिया कि क्या माइनॉरिटी के अंदर उनका जो पॉइंट है, रिजवान अहमद का जो पॉइंट है, वारिस पठान वो भी नहीं यूज करते हैं लोग। बात सुन लीजिए, सवाल पे रहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं मुसलमानों की लीडरशिप पर आपका क्लेम खोखला है। वो पलट कर सवाल पूछते हैं कि जनता ने आपके कितने नुमाइंदों को चुना है इस देश भर में। वो उत्तर प्रदेश इलेक्शन को कोट करते हैं और वो कहते हैं जब आप मुसलमानों की लीडरशिप को क्लेम करते हैं तो फिर आपको उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने क्यों नकार दिया? ये उनके सवाल है। नहीं, ये गलत है। हमने कभी भी अपने आप को मुसलमानों का नेता या लीडर समझा ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि हम जाएं गुजरात में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और वहां के लोगों का, असद साहब को कोई लीडर बनने का शौक ही नहीं है। क्योंकि देखा यह गया आदित्य जी कि जिस कम्युनिटी का एम्पावरमेंट होता है, जिस कम्युनिटी की आवाज होती है विधानसभा में, तो उस कम्युनिटी को बाहर भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं, वरना पिछड़ा हुआ वर्ग ही रह जाता है। क्योंकि अब तक जो सेक्युलरिज्म के नाम पर कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जीत कर आई ना, उसने कभी किसी मुद्दे को उठाया नहीं कम्युनिटी के। हिजाब का मुद्दा आ जाता है, तो अपने जो आपके ओपोनेंट्स हैं उन पर आप निशाना साध रहे हैं। आपने ये कहा कि हम किसी कम्युनिटी की लीडरशिप, 10 सेकंड हम लड़ते हैं। अरे सुनिए, 10 सेकंड, 1 सेकंड रिजवान अहमद, 1 सेकंड। वारिस पठान, अभी आपने कहा कि एक कम्युनिटी की लीडरशिप नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश इलेक्शन मुझे याद है, कौन जाकर कह रहा था जलसों में कि मुसलमानों ने अपना नेता चुन लो, यादवों ने चुना, दलितों ने चुना, पिछड़ों ने चुना। किसने कहा? ये ठाकुरों ने चुना। हमने क्या किसने कहा? अच्छा सुन लीजिए प्लीज, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही हूं, आपको सबको बोलने का काफी मौका मिल रहा है, प्लीज। दूसरा, किसने कहा था कि यादव अपना सीएम चुन सकता है, मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकता?
ये किसने पूछा था? तो जब आप ये कहते हैं कि कम्युनिटी की लीडरशिप का सवाल नहीं है, तो इस तरह के स्टेटमेंट तो यूपी इलेक्शन में सुनने को मिले थे। ठीक, देखिए हमने क्या सवाल किया आदित्य जी जनता से, उत्तर प्रदेश में भी और गुजरात में हर तरफ यादवों का नेता है, जनता बोलती है, दलित भाइयों का नेता है, जनता बोलती है, एसटी एससी का नेता है, जनता बोलती है। भाई आप क्लेम करते हैं एक तरफ की कम्युनिटी की लीडरशिप का सवाल नहीं है, प्रतिशत परसेंटेज में हो, दूसरी आपका कोई तरफ नेता है? ये सवाल हम पूछते हैं। अगर नहीं है नेता तो क्यों नहीं है? अरे क्या मुसलमान? तो आप कंफ्यूजन वाली बात कर रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कहते हैं कम्युनिटी की लीडरशिप नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं, पूछते हैं कि दलितों का नेता, पिछड़ों का नेता है, ठाकुरों का नेता है, आप ये बातें करते हैं। तो ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनका काउंटर ले लीजिए, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी अदिति जी सुनिए, आप सवाल का जवाब तो सुनिए ना, सवाल क्या है तो जवाब तो एक सेकंड इनका काउंटर ले लीजिए, फिर मैं आपको दोनों का मौका दूंगी जवाब देने का। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या कह रहे हैं बोलिए? चलिए एक सेकंड रुक जाइए रिजवान अहमद, मुसलमानों का रिजवान अहमद एक सेकंड रुक जाइए। नहीं होना चाहिए? हमारे दलित भाइयों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक सेकंड मुझे बताइए, जा रहे हैं सुनिए, ये धर्म की राजनीति, वहीं से नेता धर्म की राजनीति सही है? आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, आप मैं सुनूंगा बैठ के। आप लोग जानना चाहते हैं मेरी व्यू क्या है, आपकी व्यू नहीं। आदित्य जी समझा करो इस बात को। क्या समझू? तो सवाल तो आप कर रहे हैं लेकिन मेरा व्यू तो सुनो। हाँ, लोग बोल रहे हैं मुझे वारिस भाई आपकी बात सुनना है हमको, आदित्य को खाली क्वेश्चन करने बोलो। भाई आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आपने पूछा मुसलमानों का नेता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैंने आपसे कहा कि धर्म की राजनीति ठीक है। संवाद ही कर रहे हैं ना आप मुझसे, वाद विवाद के लिए ही आए हैं। अदिति जी एक सेकंड रुक जाइए रिजवान अहमद, वारिस पठान सुनिए, उसमें क्या गलत है? उसमें क्या गलत है कि अगर हम ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी एक दिन पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी आलिम, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अच्छी एंकर बने, जिसके सर पे हिजाब हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कंप्यूटर कुरान हो, और एक दिन इंशाल्लाह देश के प्रधानमंत्री बने, तो क्या बुरा है उसके अंदर? क्या गलत है? क्या सपना देखना खाली इन्हीं को आता है? क्या सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उनको देखते हैं? आदित्य जी हिम्मत करना चाहिए, अरे सपने देखो, डेयर टू ड्रीम किताब है, आप पढ़िए कभी आदित्य जी, आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या लिखा है। यू मस्ट डेयर टू ड्रीम। हमने देखा है मोदी जी का क्या था, किसी ने सोचा था देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बन गए ना। लेडी भी देश के प्रधानमंत्री बनेगी, क्या प्रॉब्लम है उसमें? दिक्कत हो जाएगी वारिस पठान क्या? ये जो बात में हिजाब ले आते हैं आप, क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत होगी? शुड आई कम? एक सेकंड रिजवान अहमद प्लीज। भाजपा वालों को है ना, उनको एक सेकंड दीजिए ना, आपको हमारे सरदार भाई दे रही हूं आपको। सुनिए रिजवान भाई, सुनिए, आपको बोलने मिलेगा रिजवान भाई, सुनिए। आदित्य जी हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सरदार भाई सर पे फेटा बांध के जाते हैं स्कूल कॉलेज में। आप इस डिबेट को एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहे हैं वारिस पठान। ये डिबेट स्टार्ट आपने सुने, इनको क्यों प्रॉब्लम है हमारे हिजाब से? आप सिख भाइयों तक मत जाइए, तक जाने की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने एक तरफ कहा, जब आपको ये याद दिलाया गया कि उत्तर प्रदेश में AIM छाप नहीं छोड़ पाई, तो आपने कहा कि हम तो किसी कम्युनिटी की लीडरशिप लेना ही नहीं चाहते। अब आप वापस आ गए कि मुसलमानों का नेता नहीं होना चाहिए, जब मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बता दिए। तो सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, सबका होना चाहिए, पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति है। और मैंने उस पर आपसे पलट के काउंटर क्वेश्चन किया कि धर्म की राजनीति इस देश के लिए सही है क्या? धर्म की राजनीति इस देश के लिए सही है क्या वारिस पठान? नहीं, दूसरे करे तो कुछ चलेगा। हाँ, एक मिनट, दूसरे अगर करे तो चलेगा। मोदी जी 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, संविधान की शपथ लेके देश के प्रधानमंत्री बने, मुसलमानों, हिंदू, दलितों सबके प्रधानमंत्री है वो। दिवाली बनाए, 1.5 लाख दिए जलाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोलता है मैं उनसे बड़ा हिंदू हूं, नोट पे भगवान के फोटो होने चाहिए, तब तो आपको नहीं लगा कि वन साइडेड ये चल रहा है। और वारिस पठान ने अगर बोल दिया कि दलितों का, मुसलमानों का भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो सबको प्रॉब्लम आ जाता है। अरे हम भी इस देश के पक्के सच्चे नागरिक है ना, हम लोगों ने देश की आजादी में अपनी जानें गंवाई है, अब जाके देश आजाद हुआ है। चलिए आदित्य, आप देश की आजादी में चले गए, देश की कुर्बानी में चले गए, सर कम से कम एक पॉइंट पर तो रहिए। हमारे लोग शहीद हुए देश की आजादी डिबेट में बैठे हुए थे जहां पर नोटों पर देवी देवताओं की मूर्ति को लेकर सवाल, तस्वीर को लेकर सवाल पूछे गए थे। क्यों ऐसी बातें करते हैं जिसके सबूत मौजूद है वारिस पठान? जवाब ले लीजिए रिजवान अहमद से, रिजवान अहमद से जवाब ले लीजिए सर। लेकिन कुल मिलाकर आपने ये कह दिया कि धर्म की राजनीति करेगी IMI, ठीक है रिजवान अहमद। अरे यार बोलने दो यार, अब हो गया। हेलो वारिस, हो गया, होल्ड करो। हाँ,
एक तो ये जो शगुफा छोड़ते हैं अदिति, वुमेन एम्पावर, उसका मुस्लिम एम्पावरमेंट का, कि भाई मुस्लिम विधायक होने चाहिए विधानसभा में मुसलमान, ये बहुत दिन से आप सुन रहे होंगे। पहली चीज, इस पॉलिटिकल मुस्लिम एम्पावरमेंट ने भाई कश्मीर का क्या भला कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, 65 साल इस देश को मुसलमानों में बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया है। इनको बताओ कि उत्तर प्रदेश में 2012 में 68 मुस्लिम एमएलए थे, 68, और हुआ क्या, आ गई सच्चर कमेटी रिपोर्ट। तो मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना भाई बंद करो। यह देश मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन देके देख चुका है, मुसलमान का भला नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जो दलित भाई हैं वो अपनी राजनीति इस देश में खुद कर रहे हैं, खुद अपना एम्पावरमेंट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच रहे हैं। उनसे अपनी रिश्तेदारी जो छेड़ रखी है वो बंद कर दो। कभी भी दलित ये कहता नहीं मिलता कि हम मुसलमान और हम साथ हैं, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि जब भी वारिस को या इनके असदुद्दीन को मौका मिलता है, ये दलित को एक माला जरूर पहना देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं। दलित तुम्हारे साथ नहीं है और ना तुमसे वो मदद मांगता है राजनीति में। अब आखिरी बात, फिर से वो हिजाब की बात आ गई। चलो एक छोटे से शुरू करते हैं। 2023 में तेलंगाना में चुनाव हैं, 13% वहां मुसलमान हैं। वारिस भाई, क्या आप बोलने को तैयार हो कि इंशाल्लाह 2023 में तेलंगाना की मुख्यमंत्री एक हिजाबन लड़की बनेगी? क्या आप में इतना कौम के लिए जज्बा है, या आप केसीआर से डरते हो और वहां जुगाड़ अलग है और देश में जुगाड़ अलग है? अगर नहीं है तो आज ऐलान कर दो कि हम प्रोजेक्ट करेंगे एक हिजाबन लड़की को तेलंगाना की मुख्यमंत्री के लिए। बताओ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? वारिस पठान, 20 सेकेंड्स। हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी देश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी देश का हिस्सा है। पूरे देश के अंदर से कहीं ना कहीं से एक महिला इंशाल्लाह हिजाबन बनेगी प्रधानमंत्री। रिजवान भाई, खत्म हो गया बात। आप तेलंगाना से है ना आपकी राजनीति, यार तेलंगाना में अनाउंस करो, शुरुआत तो करो कहीं से यार। नेशनल पार्टी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना में सीमित नहीं है। हमारा महाराष्ट्र के अंदर भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे एमएलए है हमारे। तो ठीक है, आपको तेलंगाना की सीएम एक हिजाबी मुस्लिम महिला नहीं चाहिए, ठीक है। आपने ये तो स्पष्ट कर दिया कि ये जो आपका ड्रीम है हिजाबी महिला का एक ऊंचा ओहदा ऑक्यूपाई करे, ये सिर्फ प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए आपने रखा है। देखिए, जब चुनाव आते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, अनिल पटेल जी को मुझे फ्लो देना है, एक सेकंड, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, पहले सुन लीजिए। अनिल पटेल जी, आपके लिए आपको इन सवालों के जवाब देने हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और आरएसएस कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर जो पैसों में सबसे गरीब है, हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। अब पूछो छोटा रिचार्ज से, भाजपा से, कांग्रेस से, बोलेंगे इसका पर मत बात कर, ना भाजपा को हराना है। अरे ये छोड़ो, हम आएंगे तो करेंगे। अरे तुम आ ही नहीं रहे हो 27 साल से, हम आएंगे तो करेंगे। अरे ये दूल्हे की बारात आती नहीं है, आ रहा है दूल्हा, कहां है दूल्हा? 27 साल से भाजपा जीत रही है और आपको डरा कर आपका वोट ले रहे हैं। आने वाले सालों में भाजपा और आरएसएस की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी समाज का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत की
और उस वक्त भी कहा था कि ये भारत के संविधान से एक धोखा है, एक फ्रॉड मोदी सरकार कर रही है, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों को चूकनाचूर कर रही है। इस तरह का कानून बनाकर मैं ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के हमारे दलित, आदिवासी और ओबीसी सेक्शन के भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा कि इस कानून के जरिए बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कानून बनाया, वो ईडब्ल्यूएस का कानून नहीं है बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। दो बॉटल आपके सामने है, ये दो बॉटल आपके सामने है। ये एक बॉटल में शेड्यूल कास्ट भाइयों को मिलेगा 17% और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को शायद 7% मिलेगा और ओबीसी भाइयों को 27% मिलेगा इस एक बॉटल से। और इस बॉटल से 10% हिस्सा मिलेगा अपर कास्ट के लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्राउंड के नाम पर। अब गुजरात के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों बहनों को और ओबीसी के हमारे जिम्मेदारों को सोचना है कि एक बॉटल से 3 लोगों को अपना हिस्सा मिलना है और मोदी सरकार ने एक बॉटल से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। अब आप बताइए कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपसे आपका हक छीनना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर अनिल पटेल वो कह रहे हैं जो आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाकर, दरअसल ये तो अपर कास्ट के लिए है। मुझे लगता है अदिति जी, ये ओवैसी जी और उनकी पार्टी, वारिस जी हो या ओवैसी जी हो, वो हर हमेश भड़काने की राजनीति करते हैं। वो धर्म की और मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। अपनी डिबेट थी गुजरात में, ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वारिस जी ने टोटल डिबेट डिरेल करने की कोशिश की, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूं। देखो, गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो 10% रिजर्वेशन की जो बात है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात है। तो उसमें अपर क्लास के साथ मेरे मुस्लिम भाई भी आ जाते हैं, मेरे दलित भाई भी आ जाते हैं, क्योंकि संविधान में जो परमिशन दी रखी है, इसमें अगर मेरिट के आधार पर जब ये 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन नहीं था, उस वक्त भी अगर कोई मेरिट में कोई बच्चा होता है, वो ट्राइबल भी होता है, दलित भी होता है, कोई भी होता है, तो उनको जो 50% जो है एडमिशन है उनमें उसको चांस मिल सकता है। उसी तरह ये 10% रिजर्वेशन जो है, इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसको एडमिशन मिल सकता है। ये वारिस जी को मालूम नहीं है कि गुजरात में सरकारी नौकरियां हो तो उसमें मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको अकॉर्डिंग टू मेरिट एडमिशन मिलता है। ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान। वो दिक्कत यही है। एक मिनट अदिति जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हकीकत ये है, प्रॉब्लम ये है ओवैसी जी जिस तरह से उनको कुछ पता नहीं है, दिखाया जा रहे हैं, जिस तरह से मोदी का नारा लग रहा है, भाजपा के प्रवक्ता बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटका रहा हूं। एक मिनट, अपनी जमीन खोज रहे हैं। मुझे लगता है ओवैसी की पार्टी को गुजरात में ये जमीन मिलने वाली नहीं है। ठीक है, आने वारिस पठान ये कह रहे हैं राजनीतिक जमीन आप खोजने की पूरी कोशिश कर लीजिए, लेकिन गुजरात में आपको मिलेगी नहीं। आपकी तो अपनी जनसभा में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, काले झंडे भी दिखते हैं। वारिस पठान, मिल चुकी जमीन हमको। मैंने आपको क्या बताया, 1 साल पहले तो हम लोग गुजरात में एंट्री मारे हैं। 1 साल का हमारे पास टाइम भी नहीं था, फिर भी हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। और सुनो, 32 कैंडिडेट में 26 जीत के आए हैं। ये जमीन नहीं है क्या? क्या ये लोगों की मोहब्बत नहीं है? लोगों ने वोट दिया तभी हमारे कॉर्पोरेटर जीत के गए ना। और इतना ही नहीं, हमारे दलित भाई भी जीते, हमारे नॉन मुस्लिम के अंदर 6 लोग जीते हुए हैं। आपको पता नहीं है, शायद आप इंक्वायरी पूरा स्टडी करके आओ। बात नंबर 2, आप बार बार मुद्दे से भटका रहे, मुद्दे से भटका रहे। चलिए बताइए, आज के डिबेट का मुद्दा क्या है? डिबेट का मुद्दा क्या है, बताओ ना मेरे को। डिबेट का मुद्दा क्या है? इतने सारे लोग बीच में बोलेंगे तो मुझे आवाज बराबर बात पूरी कीजिए आप। वारिस पठान जी,
बात पूरी कीजिए। वो सवाल सीधे तौर पर उठा रहे हैं, आप भड़काने की राजनीति करते हैं और भड़काने की राजनीति के माध्यम से आपकी पार्टी, आपके मुखिया गुजरात में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? अगर मोदी जी को ये पूछना कि आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, क्या इसको भड़काने की राजनीति कहते? अगर मोदी जी को हम ये सवाल करते कि आपने कहा था 15 लाख रुपए एक एक के अकाउंट में आ जाएगा जो अब तक नहीं आया मोदी जी, क्या इसको भड़काओ राजनीति कहते हैं? अगर हम सवाल करते हैं कि बिल्किस बानो जो इस देश की नागरिक थी, एक महिला थी, उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया, ये बेइंसाफी है, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, तो क्या ये भड़काओ राजनीति है? अगर हम ये सवाल करते हैं कि अगर हम हेलो, आप सुन रहे हो ना अदिति जी? जी मैं सुन रही हूं, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? ये सवाल जो हम कर रहे हैं, तो क्या ये भड़काऊ राजनीति है अदिति जी? ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हम चाहते हैं कि वहां पर विकास हो, क्या ये भड़काऊ राजनीति? हम ये बोलते हैं कि 27 साल से भाजपा सरकार वहां सत्ता में है और कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं थी कि उनको हरा सके, हम जाके हराएंगे, तो क्या ये भड़काऊ है? अगर ये भड़काऊ है तो हम लोग भड़काएंगे जाके। ठीक है, इसको आप बोलते हो सवाल करना भड़काना है, तो हम लोग जाके भड़काएंगे। ठीक है, अब जवाब लीजिए और उन्हें इंटरप्ट मत कीजिएगा। जैसे भी आपको कंफ्यूजन हो गई ना कि आप ऑन एयर है भी क्या नहीं, अब उन्हें भी ऐसे इंटरप्ट मत कीजिएगा, पूरा जवाब सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको वापस मंच दे दूंगी। प्लीज डॉक्टर अनिल पटेल। सरकार से सवाल पूछना कब से भड़काने वाली राजनीति हो गई? नहीं, सरकार हम सत्ता में है तो सवाल तो हमसे ही पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वारिस जी कभी कभी संविधान की बात करते हैं, कभी कभी धर्म के नाम पर भड़काते हैं, कभी बताते हैं कि हमारे इतने ही मुस्लिम भाई चुनाव में जीत पाए हैं। मुझे लगता है कि गुजरात में जिस तरह से मुस्लिम भाई बहन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं, जिस तरह से ओवैसी जी की सभा में मोदी के नारे लग रहे हैं, जिस तरह से काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो ठीक है डॉक्टर अनिल पटेल, यहाँ पे उनका सवाल यही था, जब सब कुछ आपके फेवर में है तो फिर आपको यूसीसी वाला दाव क्यों खेलना पड़ा? बाकी तो ठीक है, आप कॉन्फिडेंट थे, तो यूसीसी क्यों याद आया आपको फिर एकदम चुनाव से पहले? अदिति जी, यूसीसी वो हमारी पंचनिष्ठा का एक भाग है। जब से भी मैनिफेस्टो बन रहा है, गुजरात में नहीं पूरे देश में, हिंदुस्तान में, तो ये 4-5 बातें जो थी, समान सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, 370, 35, राम मंदिर, ये जो एक के बाद एक काम हो रहा है। यूसीसी के बारे में कई राज्यों ने अमेंडमेंट भी किए हुए हैं, उस पर काम चल रहा है। आने वाले टाइम में जब लेकिन आप ये आपका एजेंडा है, इससे मैं इंकार नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको ये चुनाव से पहले क्यों याद आ जाता है? चुनाव के आसपास क्यों याद आता है? आपकी जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठता है, आपकी टाइमिंग कटघरे में आती है। नहीं, टाइमिंग के बारे में विपक्ष हर हमेश कुछ न कुछ सवाल उठाते हैं। ये राम मंदिर का खातमुहूर्त हुआ, काम चालू हुआ, कोई चुनाव था, ये 370 निकल गया तो चुनाव के बाद निकला है। तो हम जो हमारी जो पंचनिष्ठा और जो हमारे मैनिफेस्टो के वादे हैं, ठीक है, जवाब दीजिए समयबद्ध कार्यक्रम से वो काम हो रहा है। और गुजरात में मुस्लिम दलित सभी का ये कह रहे हैं गुजरात का मुसलमान बीजेपी के साथ है, ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? गुजरात का मुसलमान अपना मन बना चुका है कि उसको इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, उसको अपना हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। गुजरात की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना है। आप बोल लीजिए अनिल साहब, आप बोल लीजिए, आपको अधिकार है, बोलिए, मैं खामोश बैठता हूं। अरे बात पूरी कीजिए ना वारिस पठान, आप लोग इतना हिस्ट्रॉनिक्स में क्यों जाते हैं? मुद्दे पर ये बात पूरी कीजिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि भड़काऊ चीज, अब मैंने समझा दिया कि हम तो इस बात को सवाल करते हैं तो इनको लगता है कि हम भड़का रहे हैं। भड़काना किसको कहते हैं मालूम है अनिल साहब? वो जो आपके धर्म सांसद के नाम के ऊपर साधु लोग खड़े होकर चिल्ला के और बोलते हैं ना कि मुसलमान बच्चों को, अब हिंदू बच्चों को बोलते हैं कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, उसको भड़काना बोलते हैं। भड़काना उसको बोलते हैं जब भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान की शपथ लेकर जो पार्लियामेंट में आता है, वो दिल्ली के चौराहे पे खड़े रहकर बोलता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए,
उसको भड़काना बोलते हैं। भड़काना उसको बोलते हैं कि जब कोई दरिंदे हमारे असद ओवैसी साहब जो पार्लियामेंटेरियन है उनको गोली मारने की कोशिश करता है, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है, और जब वो जमानत पे आते हैं उनको फूल हार पिना के जो इस्तिकबाल और स्वागत किया जाता है ना, तब लोग बोलते हैं कि ये भड़काने की राजनीति हो रही है। जब विकास के मुद्दों से हटकर देश के अंदर अराजकता फैलाने की बात होती है ना, उसको भड़काने की राजनीति बोलते हैं। आपको मीनिंग मालूम पड़ी भड़काना किसको बोलते हैं? वो भड़काना सरकार से सवाल करना, डेमोक्रेसी ने मुझे अधिकार दिया है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैं सवाल करूंगा। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले, जब मोदी चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, वो आपके हिसाब से भड़काना है, डराना है, क्या है? उन स्टेटमेंट्स पर भी बात कीजिए आप। एक तरफा सिलेक्टिव होकर स्टेटमेंट्स को कोट क्यों करना? मैं दोनों के स्टेटमेंट्स की बात करी, जो स्टेटमेंट्स आपने गिनवाए उनकी भी, मैं और वो स्टेटमेंट्स जो आपने नहीं गिनवाए। नुपुर शर्मा के केस में आप ही की पार्टी के एमपी थे, क्या कहा था उन्होंने? मैं तो कहना भी नहीं चाहती, आप तो बकायदा हर स्टेटमेंट का पढ़कर सुना रहे थे ना, बता रहे थे कि क्या कहा। मैं तो वो कोट भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक पब्लिक को इस तरह की चीजों को रिपीट करके नहीं बताना चाहिए। चाहूंगा आपको जजमेंट पढ़ ले वो एक बार। नहीं, तो उसमें सर एक बार बताइए, ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था या नहीं कहा था? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। कोर्ट का जजमेंट मैं पढ़ चुकी हूँ, कोर्ट ने क्या कहा मुझे पता है, आप बस इतना बता दीजिए उन्होंने कहा था या नहीं कहा था? उसी पे जवाब दे रहा हूँ आदित्य जी, उसी पे जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने जो कहा था ना, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी नॉलेज के लिए और जनता की नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, उसके बाद में वो लंदन में अपना इलाज करने गए थे। नहीं, उसके बाद की बात मत कीजिए, कहा था या नहीं कहा था, मेरा सवाल तो इतना बेसिक है। फिर बेल पे आए, केस चला, 12 साल लीगल प्रोसीजर मत बताइए और ना प्रोसेस समझाइए, वो मुझे पता है। के बाद मैं आपसे ये कह रही हूँ, उन्होंने कहा था या नहीं कहा था? ये सवाल अलग है कि वो हेट स्पीच साबित हुआ या नहीं हुआ। दो सवालों को मिक्सअप मत कीजिए सर, बिल्कुल मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि मुझे क्लैरिटी होती है। कर दिया, परवेश वर्मा को कोर्ट में ले गया। परवेश वर्मा को क्या अरेस्ट किया गया? धर्म सांसद के नाम पे जो मुसलमानों की नरसंहार की बात कर रहे थे, क्या उनको सुनिए ध्यान से, एनी स्टेटमेंट ऑफ द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ इज रॉन्ग। इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, मुझे नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा या नहीं कहा, इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, मुझे दूसरों के स्टेटमेंट गिनवा रहे हैं। यानी जो मैंने कहा उस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं। नहीं कहा तो सेलेक्टिव मत हुई है। अच्छा नहीं कहा होता तो सर, अच्छा नहीं कहा, अगर उन्होंने नहीं कहा तो उनको कोर्ट नहीं कहा, तो मामला कोर्ट में कैसे चला गया? फिर अगर कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं था, तो मामला कोर्ट में कैसे चला गया था? थोड़ा सा मैं लीगल एडवाइस ले लेती हूँ। रिजवान अहमद लॉयर है ना, और आप भी लॉयर है। रिजवान अहमद बिना मामला हुए कोर्ट में चला जाता है। मैं देता हूँ ना, आपको कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है। अरे सर, आपके भरोसे की मुझे आपके आश्वासन की जरूरत नहीं। कोर्ट में मुझे क्या भरोसा और कितना भरोसा? आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राम मंदिर पर सवाल पूछने वाले, ट्रिपल तलाक पर सवाल पूछने वाले लोगों को कोर्ट को लेकर क्या सोच है मुझे पता है। जवाब ले लीजिए पहले रिजवान अहमद से। अदिति जी, अभी वारिस भाई ने बताया कि 12 साल मुकदमा चला, फिर वो विदेश चले गए, उसके बाद जब वहां से लौट के आए तो उनको बाइज्जत बरी किया गया। बहुत अच्छी बात है। तो भाई नरेंद्र मोदी जी को तो यूपीए की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, और आज से 6 महीना पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दी। अब आप और आपके नेता नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे कि जो हमने आपको 20 साल परेशान किया, प्रभु हमें उसके लिए माफ कर दो। पहली बात। दूसरी बात, अभी जब मैंने इनसे हिजाबन का सवाल पूछा था अदिति, इन्होंने कहा भाई नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है। अरे भाई, नेशनल पार्टी के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, कोई ऐसी नेशनल पार्टी नहीं होती जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनाती है। दूसरी बात, निकलना है। तीसरी बात, ये एक ऐसी नेशनल पार्टी है अदिति, जब से ये डिबेट में आए हैं ये 4 बार बोल चुके हैं कि 30 कॉर्पोरेटर लड़े, जिसमें से 26 जीते। यार अजीब सी नेशनल पार्टी है जो कॉर्पोरेटर के चुनाव का बार बार जिक्र कर रही है। तीसरी बात, ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है रिजवान अहमद, प्लीज 20 सेकंड्स में आप अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। ओके, जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये खुश नहीं है, वो इस बार खुश नहीं है क्योंकि ये जानते हैं कि उसका सारा बेनिफिट गैर मुसलमान को मिलेगा, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान एकेडमिक से गैर मुसलमान से कॉम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है,
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम ये चाहते हैं, आप सोचिएगा जरूर, भड़काऊ कौन होता है? भड़काऊ वो जो हर भाषा में जहर घोलने का मादा रखता है। भड़काऊ वो जो सोच समझकर अपने लफ्जों को भाले सा तीखा बनाकर लोगों को लहूलुहान करता है। भड़काऊ जुबान अंगार की तरह है, आग की तरह है जो सिर्फ जलाती है। ऐसे में सोचिएगा जरूर, जब राजनीति की बुनियाद भड़काऊ होगी तो नेता का दाना पानी भी भड़काऊ ही होगा। ऐसी राजनीति का बहिष्कार होगा, तभी भड़काने वाली जहरीली आग बुझेगी। क्या आप में इतनी हिम्मत है, इतनी इच्छा शक्ति है, इतना अभिमान है कि इस तरह की राजनीति को आप दफना सके? ये आपको सोचना है। साथ ही सोचिएगा जरूर, वही नेता भड़काऊ बोल का सहारा और आसरा रखते हैं जिनके पास अर्थपूर्ण राजनीति की ABCD नहीं होती। भड़काऊ बोल शॉर्टकट है वोट पाने का, भड़काऊ बोल शॉर्टकट है ध्रुवीकरण का। तो सोचिएगा जरूर, ओवैसी को जिन्ना के रास्ते पर बताने वाली राजनीति क्या वाकई ओवैसी से डरती है, या फिर ओवैसी के नाम का तुरुप का इक्का चुनावी माहौल में फेंकती है? सवाल यह भी है, क्या तीखे सवाल आक्रामक अंदाज में पूछना, हालात को कर्कश अंदाज में जस का तस रखना भड़काऊ है? ये आपको सोचना है। कसम संविधान की। मैं फिलहाल इतना ही। कल रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी, याद दिलाते हुए आपको, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है सिर्फ संविधान की रोशनी से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बता देते हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इंडोनेशिया के बाली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अहम मुद्दों पर G20 समिट, और इसमें भारत के लिहाज से, और ये देखते हुए भी कि भारत पहले ही कह चुका है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहुंचे हैं तो बड़ी संख्या में, जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि इंडियन कम्युनिटी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। अगर इन तस्वीरों में ऑडियो हो तो जरा दर्शकों को सुनवाएं प्लीज। तो 2 तस्वीरें, एक तो जब एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं और उनका स्वागत किया गया, और दूसरा ये होटल के पास की तस्वीरें होंगी जब प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल पहुंचे हैं। तो जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को ग्रैंड वेलकम दिया गया है। इंडियन कम्युनिटी के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।